कहानी परिंदे। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित है। उन्होंने यह 1960 में लिखी थी। कई विद्वानों ने इस कहानी को नई कहानी आंदोलन की शुरुआत माना है। अकेलेपन और जीवन के अकेलेपन से जूझते हुए कई परेशानियों का जिक्र इस कहानी में मिलता है। यही कारण है कि इस कहानी का नाम परिंदे रखा गया है। कहानी लतिका नाम के पात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जहां वो अपने भूतकाल के जीवन से न उभर पाने की पीड़ा में चिंतित है और बहुत अकेली पड़ गई है। कहानी के पात्र। लतिका कहानी की केंद्रीय पात्र है। छात्रावास की वार्डन है मेजर गिरीश नेगी, लतिका के पूर्व प्रेमी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। सुधा और जूली छात्रावास की छात्रा है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है जो कि बेहद आलसी इंसान है। मिस्टर हाबुट लतिका को पसंद करते हैं। स्कूल में संगीत शिक्षक हैं। डॉक्टर मुखर्जी जो लतिका को समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं, जो कि एक आधे बर्मी इंसान है। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल है। फादर एलमेंट पादरी है। अब करते हैं कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत छात्रावास की छुट्टियों के अंतिम दिनों से होती है, जहां लड़कियां अंतिम दिन का आनंद ले रही होती हैं, किंतु अपने अंदर व्याप्त अकेलेपन से जूझती रहती है। अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठाके का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक का खुसर फुसर होता रहा। फिर दरवाजे की चिटकनी खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका ने स्वर में हल्की सी झिझकी का आभास हुआ। लैंप के तेल की खत्म हो गया है मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में होने लगा था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता था। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा, कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब ना। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन गिर गई, वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस का और काम के टालमटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। लतिका को स्मरण हो गया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए और चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटक कर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीचे कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का सबर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद भी नहीं किया जाता। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद अपना ब्लॉक छोड़ने पर कड़ी पाबंदी थी। किसी न किसी बहाने से प्रत्येक लड़की इसका उल्लंघन करती थी। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सब मिलके। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखती और मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना मैडम। लतिका खिसियानी सी हो गई। इस समय यहाँ आकर उसने उनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते आज उसे अरसा हो गया, लेकिन कब वह समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पाकर सर्दियों की छुट्टी की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप उसने अपने पांव देहरी से बाहर निकाले। उसके चेहरे पर तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने के लिए कोई नहीं ठहरेगा क्या? मैडम, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही क्या? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यहाँ बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद उससे पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही है, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया।
उनका सिर चकराने लगा, मानो बादल का शाह झुरमुट किसी अनजान कोन में उठकर अपने में डुबो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तह इतनी घनी हो चली कि उन्हें चाकू से छीला जा सकता है। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंके के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह जाती। हवा में कुनकुनी सर्दी का आभास पाकर लतिका के मस्तिष्क में कल से आरंभ होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक रहा था। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसे शरीर में बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे भी वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। स्टॉल को कंधे पर लसमेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर हार्बर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते छुप ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और हार्बर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर हार्बर्ट। थैंक यू मिस लतिका। हार्बर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांस तेज हो गई और वह दीवार से सटा हुआ हाँफ रहा था। लैंप के प्रकाश में उसके चेहरे का पीलापन दिख रहा था, जिस पर उभरी हुई हड्डियां का उतार चढ़ाव अधिक तीखा सा हो गया था। यहाँ अकेले क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज उस समय ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर हार्बर्ट? हार्बर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधे से छुआ दी। इनसे पूछिए, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं मैडम। मिस लतिका, हम आपको बुलाने आए हैं। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कॉन्सर्ट होगा, जिसमें मिस्टर हार्बर्ट शोपा और चकोवक्सी की कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी। उसके बाद यदि समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए थे, हम सब उनको मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भरी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर मुखर्जी, माफ करो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती हैं। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधे को पकड़कर अपने कमरे की ओर मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर टेरेस से जुड़ा हुआ था। वह आधे भर में थे, जिन्हें उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखें दिखती थी। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वे एक छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में एक ही कमरा रहने के लिए दिया जाता गया। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं उठाते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब तक एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती है। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उन्हें लगता है कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई उनके अतीत के संबंध में प्रश्न पूछे या सहानुभूति प्रकट करे। दूसरे ही क्षण अपने गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सुखी सिनिक्स हंसी। होम सिकनेस की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना डॉक्टरों के वश में नहीं है। टेरेस पर मेज कुर्सियां बिछा दी और भीतर कमरे में परकुलेट में कॉफी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों में सुनती आ रही हूँ। कहते हैं अंग्रेजों ने एक लंबी चौड़ी स्कीम बनाई है, पता नहीं उसका क्या होगा। हार्बर्ट आराम कुर्सी पर अधलेटा सा लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। टेरेस का अंधेरा फीका पीले प्रकाश के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी निर्भरता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में अजीब सी सीटियों की गूंज छोड़ती जा रही थी। इस समय शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से ही हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होती है।
डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमेंट का सरमन सुने? हाबुट ने कहा, पिछले 5 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूँ, फादर एलमेंट के सरमन में कहीं हेर फेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलमेंट के एक आंख नहीं सुहाते। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्याले में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को याद आया पहला साल जब वह डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बाल रूम घुमावदार सीमेंट के अवसर से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बाहर आई और लौट रही थी तब उसने दाई और क्लब की लाइब्रेरी में देखा, किंतु उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी है। बिलियर्ड रूम में आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी पुस्तक के बीच उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर देख रही थी। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और काफी कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक गई। अंधेरे में किसी ने देखा कि लतिका के चेहरे पर उनीदा रितापन घिर आया है। हवा के झोंके में मोमबत्तियां की लो फड़कने लगी। टेरेस के ऊपर गाठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई झाड़ियां की छाया टेरिस की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस छुट्टियां भी नहीं रहेगी क्या? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोफा का नॉकटर्न हाबुट की उंगलियों के नीचे से फिसला। धीरे धीरे टेरेस के अंधेरे में घुलने लगा, जैसे जल वह कोमल स्वप्निल उर्मिया भवनों का झिलमिला जाल फूलती हुई फैलती जा रही थी, दूर दूर किनारे तक। लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदे के झुंड नीचे देशों की ओर उड़ते जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़ जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान निर्भरता से परे उन विभिन्न शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर झुकती उगने लगी। डॉक्टर सिगार अंधेरे में चुपचाप जला रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही थी। लतिका सोच रही थी, क्या वह बूढ़ी होती जा रही है? उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम रहा था। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात में चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना। जब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं, कुछ वर्षों बाद वह भी हुबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर पर झुर्रियां सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे शायद याद आया, कुछ महीने पहले अचानक उसे हाबुट प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या क्या लिखा था। उसके समझ में कभी नहीं आया। उसे हाबट की इस बचकाना हरकत भी हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अभी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। हाबट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न करती, किंतु कोई शक्ति उसे रोक रही थी। उसी के कारण अपने पर विश्वास रहता, अपने सुख का भ्रम मानो हाबट की गलतफहमियों से जुड़ा है। हाबट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रही, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा। उसकी टांगे फिर से निर्जीव शिथिल सी हो गई। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए लतिका चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। हाबुट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता है। अंतिम सुरों की झिझकी से गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस मालती का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है।
हाबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। मैं नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोए आ गया था। डॉक्टर उसकी हंसी के एक ही ठहाके में उपासद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो हाबर्ट? डॉक्टर ने कहा। हाबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसफाइज करने की आदत है। डॉक्टर टेरेस के जंगलों में सटक कर खड़े हो गए। फिर किसी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाया लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में प्रकाश छिड़कता और हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? हजारों मील उसने मुल्क से दूर यहाँ पड़ा है। यहाँ कौन मुझे जानता है? यही शायद मर भी जाऊं। हाँ, बट फिर क्या तुम कभी महसूस किया है कि अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात होगी ना? हाबुट विचित्र सा डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। उसमें अपने संबंध में अक्सर चुप रहता था। कोई नहीं पीछे यह बात समझने मुझ में एक अजीब किस्म की बेकरारी पैदा कर दी। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते हैं। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रही हैं? हॉबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीते रहे। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियां की बुझती हुई लो को देखने लगे। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिना नाग क्लब जाया करती थी। ग्रीस नेगी से उसका परिचय भी हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब वह क्या फर्क पड़ता है, लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन ग्रीस नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? हाबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था, किंतु अर्थहीन और उपहासपद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा था। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्यों वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो सच्ची है, बच्ची है, पागल। मरने वालों के संग खुद थोड़ी ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन हाबुट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्ती एक बार प्रज्वलित हो बुझ गई। टेरेस पर हाबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। फिर भी एक दूसरे की ओर देखते रहे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मेडिस में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। जब बहुत दूर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो हाबुट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट हाबुट, मुझे माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। सुबह बदली छाया थी। लतिका की खिड़की खोलते ही धुंध का फुआरा भीतर घुस गया। जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। स्कूल से ऊपर चेपल जाने वाली सड़कें बादले में छिप गई थी। केवल चेपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई देता है। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका है, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सो चुकी है। अपने खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी ही नहीं चाहता। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है? बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगल में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरह के उसके बाल खिजाब लगने से कथई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे कैसी विषय पर भी हो, वह हमेशा खिंचातान करके उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता है जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि बुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई थी।
इतनी बर्फ थी मैम साहब कि पेड़ों की टहनियां तक सिकुड़ कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मूर्ख सा बन गया था। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब तो यह जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटे में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। तब अब सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते हैं। अब तो सब उजड़ से गए हैं मैम साहब। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है, जब अंग्रेज बहादुर हिंदुस्तान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी नहीं जा रही क्या मैम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है। करीमुद्दीन फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती है मैम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम आज जरा मिस्त्री से कह देना कि कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपकता रहा। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, हाँ बट साहब तो शायद कल ही चले जाएंगे। कल रात उनकी तबीयत भी तो खराब हो गई थी। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम नहीं रहा सारा। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चल जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला। लतिका की इच्छा हुई कि हाबट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत पूछी जाए, किंतु फिर से न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। हाबुट का चेहरा जब उसे देखकर सहना सा दयनीय हो जाता है, तब उसे लगता है कि वह अपनी मुख निरही याचना में उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, न उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाल से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। और बूंदाबांदी होने लगी। कमरे की टीन की छत खट खट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहाकर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपर को घसीटते हुए बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खेलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और गुमसुम सी शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती है। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोल कर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म पड़ता था। उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आंखें लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड में इतना नहीं होता था कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती थी। मैं तो पिछले साल गुसलखाने में भीतर की साकना देना भूल गई थी, जैसे लतिका चोरी दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। पिछले साल अकेले में उसे बड़ा सा डर लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते थे। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती तो वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब कोई सी वह सो जाती थी तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता था। कभी कभी बीमारी का बहाना कहकर वह डॉक्टर को बुलवा लेती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती थी। लतिका ने कंघे से बालों को गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत के ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छादन आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से बाहर निकाल लिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें छिप गई। उसे जितने काम याद आते हैं उतने ही आलस घना होता जाता।
बस की सीटें रिजर्व कराने के लिए चपरासी को रुपए देने जाना था। जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़ जा रही है उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों को पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन दिनों कामों से उबरती रही। धीरे धीरे सब निपटते जाते। कोई गलती इधर उधर रह जाती सो बाद में सुधर जाती। हर काम में किचकिच रहती, परेशानी और दिक्कत होती, किंतु देर सवेर से छुटकारा मिल ही जाता था। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस जाती तब मन उचाट सा हो जाता। खाली कॉरिडोर में घूमती और कभी कभी इस कमरे में आ जाती और कभी उस कमरे में। वही नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटकता सा रहता था। सबके बावजूद जब कोई सहज भाव से पूछ बैठता, मिस लतिका, छुट्टी में आप घर नहीं जा रही क्या? तब वह क्या कहेगी? डिंग डोंग स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटी बजने लगे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के अंदर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले घुसल खाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्तियों में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेसिड ऑफ द वीक, फादर एलमेंट एक एक शब्द चबाते हुए खखारते शब्द में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे केड विलियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर पड़ी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछले लाइन के बच्चे अंधेरे में डूबे थे, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से खुसर पुसर करके बातें किए जा रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त होने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी। अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे से फादर को प्रमोट कर रही हो। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंच फर्श पर रगड़े खाते सीटी बजाते हुए पीछे खिसक गए। हॉल के कोने की हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, भ्रिकुटियां चढ़ गई, फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधलक्के में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड ऑफ आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट followeth me shall not walk in darkness but shall have the light of life। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकताहट से भरी जमाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा न जाने। उन्होंने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती है और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचते रहते हैं। सब इस चीज से बोर हो रहे थे। लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के पलटने की खटखटाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर हार्बर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गए। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कोयर के सॉन्ग पियानो बजाना पड़ता था। हार्बर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपने घबराहट छिपाने के लिए हार्बर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। कनखियों से हाल की ओर देखते उसने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट, पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी हार्बर्ट की लंबी पीली उंगलियां खुलने सिमटने लगी। कायर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुथ कर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंद गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया होगा, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा हो। मिस वुड की आंखें बचाकर लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिप को कसकर खींच लिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने हार्बर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो गई। रात भर हार्बर्ट को खांसी का दौरा पड़ा। कल जाने के लिए कह रहे थे।
लतिका ने सिर टेढ़ा करके हाबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुके हुए हाबर्ट का केवल सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर कांपती हुई सांसों को आवाज की आबाद शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे थे। बारिश की मुलायम धूप चेपल के लंबे चौकोर शीशों पर झिलमिला रही थी, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिभा पर तिरछी होकर गिर रही थी। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगा। पियानो के क्षणिक पौंज में लतिका को पत्तों का परिचित मर्म कहीं दूर से अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई देता है। एक क्षण के लिए उसे भ्रम हुआ कि चेपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों में सिमटा हुआ उसके आसपास गिर रहा आया है, मानो कोई आंखें उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो और अचानक उसकी आंखें खोल दी हो। उसे लगा जैसे मोमबत्तियों की धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक नहीं है। चेपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुगढ़ सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुन को भेदते हुए स्वयं उस धुन का भाग बनते जा रहा था। एक पागल सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना, चेपल के शीशे पर पहाड़ी सूखी हवा और झुकी हुई विपिंग विलोज की कांपती टहनियां, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चीर परिचित खड़ खड़ आवाज। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हेट लिए खड़ा है। चौड़े होटे हुए स्पल कंधे, अपना सिर वहां टिका दो जिसे सिमट कर खो जाए। चोलस बॉयर, यह नाम उसने रखा था। वह झेप कर हंसने लगता है। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है तुम्हारा। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती रहती है। सोचा था कभी कहूंगी, वह कभी कह भी नहीं पाया। बुरुस का लाल फूल लाल हो न छोटे खाकी कमीज की जिस जेब पर बेज चिपके थे, उसी में से मोसा हुआ बुरुस का फूल निकल लाया। छी, सारा मुरझा गया है, अभी खिला कहाँ है? हाउस क्लमजी। उसके बालों में ग्रीस का हाथ उलझ रहा था। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी और उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, ग्रीस ने अपना मिलिट्री का हेड थप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंदमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रह गई। उसके शरीर पर ग्रीस का हाथ हेट था। वह माथे पर छोटी सी बिंदी पर उड़ते हुए बाल। ग्रीस ने उसी बिंदी को अपने होठे से छुआ। उसने उनके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया। लतिका, बोलो नहीं, ग्रीस ने चिढ़ते हुए कहा। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, उसका यह नाम ग्रीस ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो। ग्रीस का स्वर कैसा हो गया था। ना मैं कुछ भी सुन रही थी। लतिका, मैं कुछ महीने में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ नहीं सुन रही, किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो ग्रीस कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कह रहा है। उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काउंडली लाइट, लड़कियों का स्वर पियानो में सुरों में डूबा हुआ गिर रहा था, उठ रहा था। हाबुट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष स्वर में देखा। आंखें मूंदे ध्यान मगन प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षण में उसे अपना साथी बना लिया है? हाबुट ने गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लिया करती है। फादर एलमैंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। हाबुट की उंगलियां धीमी पड़ने लगी। सर्विस समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन में से ही ले जाना पड़ेगा। केवल शाम की चाय मिडोज में मिलेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा।
कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकला फैल रहा है। लतिका ने चेपल से बाहर आते हुए देखा कि विपिंग विलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चेपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुट बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई। नाश्ते के लिए भी पौना घंटा बाकी था। उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां भी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे इस चंद बचे कुचे क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुलगपाटा अखरा, किंतु फादर एलमेंट के सामने यह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराकर बोली, कल सब चली जाएगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमेंट का लंबा ओसबोर्न चेपल घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा। कॉरिडोर के जंगल पर छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रहती है और डॉक्टर मुखर्जी। फादर का ऊपरी होठ तनिक खिंच गया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का राग क्यों अब छेड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते? 2 महीनों की छुट्टियों में बर्मा जाना मुश्किल भी तो है ना फादर? मिस वुड हंसने लगी, किंतु फादर एलमेंट ने मिस वुड की हंसी को योग नहीं दिया। उनके चेहरे पर तनाव की रेखाएं खिंच रही थी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है। कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्च पर हॉस्टल में रह सकती है। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेले रह जाएगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बातें कर रहे हो? मिस लतिका बच्ची थोड़ी है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमेंट अपने दिल में ऐसी दकियानुसी भावनाओं को स्थान देंगे। फादर एलमेंट कुछ हतप्रभ से रह गए। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं, मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एलमेंट को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक गुस्सा आ रहा था कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पटती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना लेकर बैठ गई। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ धूल आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? हाबर्ट जब चेपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई थी। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई की छुई मुही रेसे अब तक उनके मस्तिष्क में थकी मादी नसों को फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक भी गए थे। पियानो बजाने से उनके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के कोशिश में वे अंधेरी खाई पार कर रहे हैं। खास चेपल में आज चेपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था। हाबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खोज से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता, तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छाया में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची कुची गुंजे की सांसों में समर्पित कर जाती है। सो मर जाती है, किंतु मिट नहीं पाती। मिट इसलिए नहीं पाती, मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय होता है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसी होती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह तो हंसकर टाल देंगे।
मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहे हैं। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव है वह मुझे अब अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका। कारण पूछने पर चुप हो गए। कौन सी ऐसी बात है जिससे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराते हैं? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ। इस बात का कुछ भी नहीं है। हार्बर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉकें और सफेद पट्टियां चमक रही थी। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियां ने चेम्बेल की वाटिका से गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। कंटोनमेंट में 3-4 सिपाहियां लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा सा झुककर सीटी बजाने लगते। हेलो मिस्टर हार्बर्ट। हार्बर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाई खड़ी थी। आप अभी यहाँ? हार्बर्ट की दृष्टि लतिका पर पड़ी। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहनी थी। कुमायूनी लड़की की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका हुआ गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो गया था, मानो बहुत धोने पर गुलाबी के कुछ गुलाल के धब्बे इधर उधर बिखर रहे हो। उन लड़कियों के नाम नोट करने आई थी जो कल जा रही है, सो पीछे रखना पड़ा है ना। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर हार्बर्ट। अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुककर करूँ भी क्या गा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं? चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते। हार्बर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देते। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रही। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे आते, फिर हवा में बह निकले। इस खेल में धूप कभी मंद कभी फीकी सी पड़ जाती, कभी अपना उजाला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती। लतिका तनिक आगे निकल गई। हार्बर्ट की सांसें चढ़ गई और वह धीरे धीरे हाफता हुआ पीछे आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमेट्री के दाईं ओर मुड़े तो लतिका ने हार्बर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता है तो वह अक्सर टहलते हुए सिमेट्री तक चली आती है। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर बर्फ में ढके देवदार वृक्षों की देखा करती है, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई के गालों सी बर्फ नीचे कब्रों में गिरा करती है। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते हैं। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती है जो फादर एलमेंट के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों पर जाकर गुम हो जाती है। जो मनोरंजन के एक दुर्गम पहले को सुलझाने में होता है वह लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोजने में होता है। आप बहुत तेज चलती है मिस लतिका। थकान से हार्बर्ट का चेहरा कुम्हला गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी मिस्टर हार्बर्ट? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? हार्बर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आवाज। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात करते हैं? उसने सोचा। नहीं, मुझे पता भी नहीं चलता। वह तो क्रीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो गई। कोई खास बात नहीं है, वही पुराना दर्द हो गया था। अब बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कथन की पुष्टि के लिए हार्बर्ट छाती सीधी करके तेज कदम आगे बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। सुबह आए थे। उनकी बात समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या जरूरत है? हार्बर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी नहीं रह सके। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर हार्बर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी बीमार हो जाते हैं। हार्बर्ट का चेहरा खुशी से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चित हो जाना चाहता था। कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए तो झूठ नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर ही गया था। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा?
स्कूल में तो बच्चों के संग मन लग जाता है, सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियां काटनी भी दुर्बर हो जाती है। मिस्टर हार्वर्ड, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते अर्थात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसकी दूसरी ओर मिलिट्री के ट्रक कंटोनमेंट की ओर जा रहे थे। हार्वर्ड को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमुंदी सी खुली रह गई, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया। मिस्टर हार्वर्ड, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया, उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव गिराया था। बहुत अरसा पहले मैं दिल्ली गई थी मिस्टर हार्वर्ड, तो मैं बहुत छोटी थी, न जाने कितने बरस की होगी। हमारी मौसी का ब्याह भी नहीं हुआ था। बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि कुतुब पर चढ़े थे, सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था, न जाने कैसा लगा होगा। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौनों से लगे थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां भी फेंकी, लेकिन हम बहुत निराश हुए, क्योंकि उनमें से किसी ने भी हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा भी था, क्योंकि मैं सीढ़ियों से उतरती हुई रो रही थी और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतनी बदल गई है कि पहचाना ही नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का बेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे। उनकी छाया नंदा देवी और पंचाचूली पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पत्ते पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुमानी के पेड़ के आसपास बुर्स के लाल फूल धूप में चमक जाते। स्कूल तक आते आते उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया। मिस लतिका, आप छुट्टियों में कहीं जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता है। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आधी सी हो गई हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डिनर होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के बीच मिलिट्री बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर हार्वर्ड। फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते टाइम वो हमेशा मुझसे मिलने का वादा करते हैं। मैं भी जानती हूँ वो नहीं आएंगे, वो भी जानते हैं वो नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है, छुट्टियां खत्म होने लगती हैं, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर हार्वर्ड पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा हार्वर्ड उसकी ओर आतंकित व्याकुल दृष्टि से देख रहा था। वह सिर पिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनगन विलाप कर रही हो। मुझे माफ करना मिस्टर हार्वर्ड, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, हार्वर्ड ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया। लतिका हार्वर्ड भर के भारी स्वर से चौंक सी गई थी। क्या बात है मिस्टर हार्वर्ड? वह पत्र, उसके लिए मैं बहुत लज्जित हूँ, उसे आप वापस लौटा दें। समझ लें कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका कुछ समझ नहीं सके, त्रिभ्रांत सी खड़ी हुई, हार्वर्ड के पीले उद्गिल चेहरे को देखती रही। हार्वर्ड ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रखा। कल डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया, अगर मुझे पहले से मालूम होता। हार्वर्ड हकलाने लगा। मिस्टर हार्वर्ड, किंतु लतिका से आगे कुछ भी कहा नहीं बना। उसका चेहरा सफेद हो गया। दोनों चुपचाप कुछ देर स्कूल के गेट के बाहर खड़े थे। मिडोस पंगडंडियों पत्तों छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा। भीतर घुसते ही पिकनिक के काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अध जली टहनियां, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबार के टुकड़े इधर उधर बिखर रहे थे। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते थे। मिडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफेद रिबन कसा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ छोटा सा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाते हुए चल रही है। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला दोगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर में फेंक दी।
वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के 2 पेड़ों से गुथी हुई छाया के नीचे बैठे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी की ओर गांव में जाता, जहां पहाड़ की गोद में शक्कर पारों से खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटों में भेड़ बकरियों के गले में बंधी हुई घंटिया का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई देता जा रहा था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पी रहे थे। जंगल की आग कभी दिखती, मिस वुड एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती। आपने कभी देखा है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा ही डर लगता है। बहुत साल पहले शहर को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता नजर आ रहा था। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम मिलते हैं। आपने कहाँ देखा है डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर चुप रहे और लेटे रहे। हम उसे खाली छोड़कर चले आए। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने से डॉक्टर में कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर आंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मूंद गई और माथों पर बालों की लटें झूल गई। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या भी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यदि आप चाहे कितने वर्ष भी रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे से हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं यहाँ भी समझा जाऊंगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ता जोड़ना काफी सिरदर्दी का काम है। कम से कम मेरे बस की बात तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ का भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहो वही मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिन के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जो उबेगा तो कभी चला जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूटता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में हमेशा डॉक्टर को लापरवाह और सनकी समझती थी, किंतु डॉक्टर के चरित्र पर उसका विश्वास था। न जाने क्यों, हालांकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में इसका कोई प्रमाण दिया, याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा सोचती थी, यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता तो अपनी योग्यता के बल पर चमक सकता था। इसलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता और दुख भी होता। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सलाइयां निकाली। फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा टॉफी का डब्बा उठाया, जिसमें अंडे के सैंडविच और हैमबर्गर दबे हुए थे। थर्मस के प्याले में कॉफी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाई। मिस वुड ने झुककर देखा। वे कोहनी पर सिर टिकाए सो रहे थे। ऊपर का होठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी ने मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहे हो। उनकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे हुआ लटक रहा था। मेरी, व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता, कभी दूर खिंचा चला जाता। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नाली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगे। लंच समाप्त हो गया। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए। ऊंची क्लास की लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। दोपहर की उसी घड़ी में मिडोज अलसाया उगता सा जान पड़ता है। हवा का कोई भूला भटका झोंका आ जाता, तब चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उठकर नाले के किनारे बैठ जाता, पानी में से डुबोता, फिर उड़कर हवा में 2-4 निरुद्देश्य चक्कर काट कर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों से कुछ आवाजें निर्वता के हल्के झीने पर्दे पर सलवटे बिछा जाती, मूक महलों से तिरती, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत कर जाता। देखो, मैं यहाँ हूँ। लतिका ने
जूली के बोब हेयर को सुलझाते हुए कहा, तुमको कल रात बुलाया था मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थे। लतिका को याद आया, कल रात वह डॉक्टर के कमरे के टेरेस पर देर तक बैठी थी और भीतर हार्बर्ट पियानो पर सोरपा का नॉक्टर्न बजा रहे थे। जूली, तुमसे कुछ पूछना है। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसको जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर जूली को अपलक देखती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांप पर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपने स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो गया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दिया। तुम्हारा भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली, उसकी ओर आंखें देखती रही, लतिका को देखती रही। क्या यह है? जूली का सफेद चेहरा फीका पड़ गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की मोहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह? लतिका ने पूछा। उसने अपने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया है, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जूली, तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होठ कांपे, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव घिर गया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बात करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्यों मैं किसी खुसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरे से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय उस अनुभूति से है जिसे कोई भी लड़का बड़े चाव से संजोकर संभाल कर अपने छिपाए रहता हो। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ती जवार की खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती है। एक दर्द, एक आनंद से उपजा और पीड़ा देता है। यही इसी दीवार के नीचे उसने भी यही लिखा था। जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंद सोच रही थी। सोचा, कहाँ रहती है, जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच बीचा था। भय का सा पागल सा क्षण। वह अपने पीछे मुड़ी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई देगी। उसी दिन से आज दोपहर तक अतीत एक दूसपन की मानिंद टूट जाएगा। वही देवदार जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिख दिया था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट टूट रह जाता था। तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उनका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तब वह हंसती और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता। लतिका को लगा जो वह याद करती है वह भूलना भी चाहती है, लेकिन वह सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथों से छीने जा रहा है। ऐसे कुछ तो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, क्या कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता था तो बहाना करती थी कि अभी से खोज ही रही थी कि वह अभी मिल ही नहीं रहा। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता था जानबूझकर उस छोड़कर घर के दूसरे कोने में से खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीजें याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीते जा रहे हैं और उलझी रहती है अनजाने में। गिरीश का चेहरा धुंधला था पड़ता जाता। याद वह कहती है, किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही थी तब ऐसा दर्द नहीं होता। सिर्फ उसे दर्द को याद करती है और जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है। वह फिर जानबूझकर घाव को कुरेदती है और भरता जा रहा है। खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। देवदार पर खड़े खुदे हुए अधमिटे नाम लतिका की ओर निस्तब्ध
निरीह भाव से निहार रहे थे। मिडोज, तितलियां, झिंगुर, जुगनू। मिडोज पर उतरती हुई सांझ की छाया में पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता है, अब वे एक स्वरता की अविरल धारा में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा है। झाड़ियों के झुरमुट से पैरों को फटफटाता हुआ झपट कर कोई ऊपर से उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कोई गुजर भी नहीं जाता। मिडोज के झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियों और पहियों की चित्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर और चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वे अजीबो गरीबे चीजें बटोरने लगी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाए हुए थे, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेंत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमाल में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिश भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड से छिपाकर वे एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिडोज से पक्की सड़कें 1, 3, 4 फरलांग की चढ़ाई थी। लतिका हाँकने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथो युगिन अंग्रेज में कहा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली सी मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा था और यह चढ़ाई की खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथ में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी पची है, शायद कुछ मदद हो सके। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए थे डॉक्टर? दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूंछों को कोनों क्यों चबाने लगते हैं? क्या कहती है लतिका ने थर्मस से कॉफी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए, और इस दौरान जब दोनों बात कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बाज के वृक्षों की कतार सांझ के घिरते घिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया हो। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों के गिरजे का क्रोस कहीं उलझा पड़ा था। उनके नीचे पहाड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, जो मानो किसी की टोहों में स्तंभ ठिठक गए हो। डॉक्टर, मिस्टर हार्वुड पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च लाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खासा, पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह हो रहा है कि हार्वर्ड की छाती का दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा हंसे, जैसे कि अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही है। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु फिर भी यह बेहतर होगा कि वह अपने फेफड़े का एक्सरे करा ले। इसमें कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर हार्वर्ड से इसके बारे में कुछ कहा? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। हार्वर्ड जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कभी कभी साहसी नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का सवार सहसा बंद हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर हार्वर्ड? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यमा रोशनी लतिका के ऊपर उठा दी। उन्होंने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह रह रह कर पत्ते सी कांप जाती। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत सी डरी जान पड़ती हो। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ देर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बड़ा
धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर उन पक्षियों को देखते और लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदान की ओर उड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में छोड़ उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हाबुट, लेकिन वहां के लिए अब कहाँ जाएंगे? किंतु उनका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मीडोज के झरने का भूतेला स्वर और चीड़ के पत्तों का सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता। लतिका घबराकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर जुए डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहे थे। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं आई। बादल बरसने भी लगे, किंतु हवा के थपेड़ों से धकेले दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़ी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरे में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई तो उस समय कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकियों को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटी जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ से झपकने लगी। मैं चला जाता, हाबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा था, अब वह गायब हो गए हैं। इतनी रात में कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों प्रश्नों पर कुंजी लगा दी। जैसे दिन भर आंख मिचोले खेलते हुए उसने अपने कमरे में धेया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता था। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज में उसे तगाजा था। अब उसे अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं, सब खिंचाताना खत्म हो गया। जो अपना है बिल्कुल अपना सा हो गया, जो पराया है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमाया। लैंप के फीके आलोक में हवा में कांपते पर्दों की छाया हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक, दरवाजे चटकने लगे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी बातें कुछ समय, फिर सब कुछ शांत हो गया। किंतु वह फिर देर तक कच्ची नींद में लैंप का धीमा सा सी सी का स्वर सुनते रहे। तब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मुंह से पता न चला। कुछ देर बाद उसे लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही, बीच बीच में कोई चिल्ला उठता और फिर सहसा आवाजें धीमी पड़ जाती। लतिका, जरा अपना लैंप नीचे लाइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर हाबर्ट ने अपना सिर रख दिया। उसकी एक बाह जंगला के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। हाबर्ट, हाबर्ट। डॉक्टर ने हाबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। हाबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर की झंझोड़ गया। हाबर्ट की आंखों में सुर्ख डोर खींच गई। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया और टाई की घाटें ढीली हो गई, नीचे खिसक गई। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा। In a backland of the city, there is a girl who loves me. हाबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठा था। हाबर्ट, प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने हाबर्ट को टटखटाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर तीनों की छाया डगमगाने लगी। इन द backend of the city, there is a girl who loves me. हाबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखते हुए चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? हाबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी फटी हुई आवाज सुनसुना अंधेरा कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। हाबर्ट, डॉक्टर को एकदम हाबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर उसने अपने गुस्से पर उसे खींच सी हो गई और वह हाबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं है हाबर्ट,
डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। हाबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे की सी कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता था। हाबर्ट ने कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। हाबर्ट ने बिना किसी विरोध में चुपचाप जूते मोजे उतारे। जब डॉक्टर हाबर्ट की टाई उतारने लगा तो हाबर्ट अपनी कोहनी के सहारे उठा। कुछ देर डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा और फिर धीरे उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो हाबर्ट? डॉक्टर ने अपना हाथ छुड़ाकर धीरे से हाबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट हाबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। हाबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर हाबर्ट। लतिका का स्वर सिर गया, किंतु हाबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवटें बदली, उसे नींद आ। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैली बादलों की परतें जब कभी इकट्ठी हो जाती, तब उनके पीछे चांदनी बुझती हुई आग के धुएं से आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती। आपको मिस्टर हाबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब के बाहर मैंने देखा। मैं न पहुंचता तो न जाने कब तक बैठी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी 1-2 मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से कॉरिडोर में खड़े नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ था। क्रीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्म धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर दोनों चुप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन में झिंगुरी को अनवरत स्वर चारों फैला निस्बत और अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटे रोडे पर किसी कुत्ते की रिटियाइट सुनाई पड़ जाती। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर हाबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में? वही जब सब लोग जानते हैं। हाबर्ट जिसे जानना चाहिए नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़बत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिरी तक उसके चिपके रहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्त का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरफ से लिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगती है। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखते हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प होती है और यदि उम्र भर की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी में हिचकिचाता नहीं। इसके बावजूद कौन कहता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रुक आया। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या कुछ और है। जब हम चलाए जाते हैं, हम रुकते हैं, तब अपने भाव में हम घसीट लिए जाते हैं। लतिका से आगे कुछ नहीं कहा मैं। जैसे वह कहना चाहती थी, कह नहीं पा रही थी। जैसे अंधेरे में कुछ होता जो मिल नहीं रहा, शायद कभी नहीं मिल पाता। यह तो शायद आपका फादर एलमेंट भी ऐसे बता सकता है मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली सी हंसी ने उनका पुराना संकीपन उभारा है। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफी देर हो गई है। डॉक्टर ने दियास्लाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिर उठाता। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियां ने अपने अपने कमरों के सामान, जो पुराने कापिया, अखबारों और रद्दी कागजों के ढेर लगाती, अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंके से उधर इधर बिखरने लगे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर झाँका। कॉरिडोर में चलते हुए उसने अपने देखा जूली के कमरे से प्रकाश की एक पतली सी सैती दरवाजे के बाहर खींचा। लतिका को कुछ याद आया। वह सांस रोक जूली के कमरे के बाहर खड़ी हुई। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं। जूली लैंप बुझाना भूल गई। लतिका धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली गई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिखता है। लतिका ने अपनी जेब से वह नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। जब वह बाहर कॉरिडोर में आई, बारिश की बौछार तेजी से पड़ी। क्रीमुद्दीन ने अपने माउथ ऑर्गन पर एक नई फिल्म धुन छेड़ दी थी।
कहानी में बीते कल की पीड़ाजनक बातों को भूलकर आगे के जीवन को खुशी खुशी जीने की बात बतलाई गई है। किसी के न होने के गम में दुखी होकर जिंदगी को नीरस बनाने से बेहतर है अच्छी बातों को याद करके जिंदगी में आगे बढ़े। जिंदगी कभी किसी के न होने के अभाव से खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद भी जिंदगी जिंदगी होती है। कहानी के अंत में लतिका को यह समझ आ जाता है, इसलिए वह जूली को उसके प्रेमी के पत्थर उसके सिरहाने तले रख देती है कि सभी को जिंदगी जीने का हक है बजाय उदास रहने के। परिंदे कहानी अन्य कहानियों से हटकर है, जिसमें संवेदनापूर्ण स्थिति को यथावत चित्रण किया गया है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी ही कोई वीडियो की समरी, बुक की समरी चाहिए, उपन्यास की या फिर कहानी की, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उन पे भी वीडियो